हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी पिछली कहानी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह नई कहानी भी अच्छी लगेगी और आप भी इससे ढेर सारा प्यार देंगे। इस कहानी का नाम है रंजिशे इश्क भाग 1। पूरा देश जिस शख्स के हाथ से अवार्ड लेना अपनी किस्मत समझता था, आज उसी शख्स को एक ऐसी लड़की के हाथ में ट्रॉफी थामनी पड़ी जिसे देखकर उसके रगों में जहर दौड़ गया। अपमान तब और गहरा हो गया जब मृत्युंजय रनावत खुद नहीं आया। उसने भेजा एक ऐसी लड़की को जिसे देखकर पूरी महफिल शर्मसार हो गई। पृथ्वी रघुवंशी के कांपते हाथों ने जब उस बाजारू लड़की को अवार्ड दिया तो मानो उनके 60 साल के साम्राज्य की नींव हिल गई। दूर अपनी कार में बैठा मृत्युंजय रनावत की आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। शुरुआत हो चुकी है। महाकाल के दरबार में आज किसी ने मन्नत नहीं मांगी थी, आज बदले की इजाज़त मांगी थी। और जब महाकाल इजाज़त दे दे तो फिर साम्राज्य भी राख हो जाते हैं। ये कहानी है पृथ्वी रघुवंशी और मृत्युंजय रनावत की, एक घमंड की और एक बदले की। इस बदले की पटकथा कहाँ लिखी गई है, चलिए चलते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। महाकाल की उस नगरी में जहाँ वक्त थम सा गया था, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में आज कुछ अलग ही रौनक थी। हवाओं में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों घुले हुए थे। मंदिर के भीतर भक्ति का सैलाब था, पर बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी थी जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक रखा था। भीड़ में दबी जुबान में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। एक औरत झुंझुलाकर बोली, आखिर कब तक रुकना होगा, 2 घंटे बीत चुके हैं। तभी दूसरी औरत ने रहस्यमयी अंदाज में फुसफुसाते हुए जवाब दिया, धैर्य रखो बहन, सुना है मंदिर में कोई बहुत बड़ा रईस आया है। देखा तो किसी ने नहीं, पर कहते हैं कि रुतबा इतना है कि पूरा प्रशासन उनके आगे नतमस्तक है। आज वही मंदिर के भीतर मौजूद है। यह सुनते ही सबकी उत्सुकता बढ़ गई। सबकी नजरें अब भीड़ से हटकर मंदिर के उस भारी दरवाजे पर टिक गई, जैसे वहां सिर्फ महाकाल ही नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान का इंतजार हो रहा हो। वही मंदिर के गर्भगृह में आज वक्त जैसे थम गया था। 5 पंडितों के कंठ से निकलते मंत्र और गूंजती घंटियों ने पूरे माहौल को अलौकिक बना दिया था। चंदन की भीनी खुशबू और हवन कुंड से उठता हुआ गोल गोल घूमता धुआं, जिसके बीच से छनकर आती रोशनी सीधे उस शख्स पर पड़ रही थी। अग्नि कुंड के पास बैठा वह शख्स, बदन पर सिर्फ एक पीली धोती, नंगा चौड़ा सीना पसीने से ऐसे चमक रहा था जैसे कोई तांबा तप रहा हो। उसका शरीर इतना स्थिर और शांत था मानो महाकाल की कोई सजीव मूर्ति हो। आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए और चेहरे पर वो तेज जिसे देखकर खुद पंडित भी मंत्र भूलने की कगार पर थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई आम इंसान है, वह तो महाकाल का कोई अंश लग रहा था। पर उस चेहरे की शांति के पीछे कितनी बड़ी तबाही छिपी है, ये अभी कोई नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की तबाही की वहाँ दुआएं मांगी जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में कोई अपनी जीत का जश्न मनाने जा रहा था। 7 स्टार होटल के बाहर अचानक शोर बढ़ गया। काली गाड़ियों का एक लंबा काफिला रुका और देखते ही देखते बॉडीगार्ड्स ने पूरा इलाका घेर लिया। मीडिया में खलबली मच गई, कैमरे एक्टिव हो गए। बड़ी बड़ी मीडिया हाउस, देश दुनिया के नामी बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछ चुका था। आज यहाँ बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी, जिसकी मेजबानी इस साल भोपाल कर रहा था। तभी सबसे महंगी कार का दरवाज़ा खुला और बाहर आए पृथ्वी रघुवंशी। 60 साल की उम्र, लेकिन आंखों में वही तेज और दबदबा। कहते हैं पूरा मध्य प्रदेश कभी इनका गुलाम था और आज भी इनके रसूख के आगे लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। उनके पीछे उतरा उनका पूरा कुनबा, शहर के पुलिस कमिश्नर और बड़े बेटे रणविजय रघुवंशी।
अपनी गरिमा बनाए हुए बड़ी बहू मीरा रघुवंशी और देश के नामी जानी वकील और पृथ्वी रघुवंशी की बेटी त्रिशा रघुवंशी, उम्र करीब 40 साल। और सबसे आखिरी में निकले इस साम्राज्य के 2 जवान वारिस शौर्य और वीर रघुवंशी। शौर्य रघुवंशी, उम्र 28, लंबा कद, स्मार्ट पर्सनैलिटी, आंखें काली और चेहरे पर बिल्कुल अपने दादाजी जैसा ही एटीट्यूड। और साथ में शौर्य की वाइफ काव्या रघुवंशी, जो दिखने में शांत, सुलझी और समझदार है। वीर रघुवंशी, उम्र 25, बिल्कुल अपने भाई की तरह, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जिनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस चीख चीख कर कह रहा है कि पावर और पैसे इन्हें विरासत में मिला है। और भी ऐसे किरदार हैं जो कहानी के साथ आएंगे। जैसे ही पूरा रघुवंशी खानदान सामने आया, मीडिया दौड़ती हुई उनके सामने आ गई। कैमरे की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी, माइक आगे बढ़ गए। पूरा मीडिया बेसब्री से इन्हीं का इंतजार कर रही थी। मीडिया को देखते ही पृथ्वी रघुवंशी की आंखों में एक अलग ही चमक और रौनक आ गई। अपने रुतबे और स्टेटस का दिखावा कैसे करना है, यह शायद पृथ्वी रघुवंशी से बेहतर कोई नहीं जानता था। तभी एक रिपोर्टर ने सवाल दागा, सर, हर साल बिजनेस वर्ल्ड के सबसे टॉप और प्रेस्टिजियस अवार्ड आपके ही परिवार को मिलते आए हैं, क्या इस साल भी यही मानकर चले कि रघुवंशी फैमिली ही आगे रहेगी? दूसरा रिपोर्टर तुरंत बोला, खासकर वीर रघुवंशी और शौर्य रघुवंशी, जो पिछले करीब 10 सालों से बिजनेस के बड़े बड़े अवार्ड्स लगातार जीतते आ रहे हैं, क्या इस साल भी वही इतिहास दोहराया जाएगा? सवाल हवा में तैर रहे थे और सारे कैमरे अब सिर्फ पृथ्वी रघुवंशी और उनके वारिस पर टिक चुके थे। रिपोर्टर्स का सवाल सुनते ही उनके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उन्होंने ठंडी मगर भारी आवाज में कहा, आपका सवाल ही गलत है। यहाँ शायद या गुंजाइश जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले 20 सालों से बिजनेस के हर बड़े अवार्ड्स पर सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार का हक रहा है और आगे भी रहेगा। अगली बार सवाल करने से पहले याद रखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। यह सुनते ही मीडिया वालों ने तुरंत अपने माइक पीछे कर लिए। पृथ्वी रघुवंशी की आंखों में जो खौफनाक गुरूर था, उससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी शौर्य आगे आया। यह दिखने में जितना स्मार्ट है, उसकी बातों में उतना ही ज़्यादा एटीट्यूड है। वह मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरे दादाजी यहाँ के चीफ गेस्ट हैं और आज मैं इनके हाथों से बिजनेस जगत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान द लीजेंडरी बिजनेस टाइकून अवार्ड हासिल करने वाला हूँ। आपको बता दूं कि पिछले 20 सालों में यह खास अवार्ड कोई नहीं जीत पाया है, क्योंकि इसे पाने की काबिलियत किसी में थी नहीं। आज यह इतिहास भी हमारे नाम होने जा रहा है। शौर्य की बातों में जीत का अटूट भरोसा था, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ रघुवंशी खानदान की है। रघुवंशी परिवार जैसे ही ऑडिटोरियम के भीतर पहुंचा, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन पृथ्वी रघुवंशी से एक बार हाथ मिलाने और उनके साथ डील करने के लिए बेताब थे, लेकिन पृथ्वी रघुवंशी का अपना एक अलग ही उसूल था। वो हर किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, वे केवल उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाते जिनका रुतबा और स्टैंडर्ड्स उनके बराबर का हो। वे किसी की परवाह किए बिना सीधे उस वीआईपी सेक्शन की ओर बढ़ गए, जो खास तौर पर उनके और उनके परिवार के लिए सजाया गया था। अवार्ड्स की घोषणा शुरू हुई और जैसे ही सबने अंदाजा लगाया था, मंच पर सिर्फ रघुवंशी परिवार का ही नाम गूंज रहा था। कभी शौर्य स्टेज पर जाकर ट्रॉफी उठाता तो कभी वीर अपनी कामयाबी का परचम लहराता। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश दुनिया की मीडिया इस सेरेमनी की लाइव कवर करी थी। लोग अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। सबकी दिलचस्पी का बस एक ही कारण था, पृथ्वी रघुवंशी का अजय साम्राज्य। एक लंबा अरसा बीत चुका था, पर आज तक ना तो बिजनेस की दुनिया में, ना ही राजनीति के मैदान में कोई ऐसा पैदा हुआ जो पृथ्वी रघुवंशी को टक्कर दे सके या उनके रसूख को चुनौती दे सके। होस्ट के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने माइक्रोफोन संभाला और बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक जितने भी अवार्ड्स दिए गए, उन पर सिर्फ और सिर्फ रघुवंशी परिवार का ही बोलबाला रहा। सच कहूँ तो पिछले 10 से 20 सालों में इन ट्रॉफीज को देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे इन पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी रघुवंशी जी का ही अधिकार हो गया है।
यह सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। होस्ट ने माइक संभालते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त है उस सबसे बड़े अवार्ड का जिसका इंतजार हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, द लीजेंडरी बिजनेस टाइकून अवार्ड। एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि उस रसूख को मिलता है जिसने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया है। और इस गौरवशाली अवार्ड को देने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह मिस्टर पृथ्वी रघुवंशी को। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, पृथ्वी रघुवंशी अपने चेयर से उठे। उनकी चाल में वही पुराना दबदबा और शान थी। हर कदम के साथ उनका रसूख साफ झलक रहा था। पूरी दुनिया की नज़रें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी जब वो अपने खास अंदाज में चलकर स्टेज के बीचों बीच पहुँचे। वहीं सौर और वीर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अब पृथ्वी रघुवंशी अपने पोते का नाम पुकारेंगे और यह अवार्ड भी उनके घर ही जाएगा। हॉल में जैसे वक्त थम सा गया था। सबकी नज़रें स्टेज पर टिकी थी क्योंकि अब बारी था अल्टीमेट लीजेंडरी बिजनेस आइकन अवार्ड की, जिसे पिछले 20 सालों में भारत का कोई बिजनेसमैन नहीं जीत पाया था। पूरे हॉल को यकीन था कि इतिहास आज सौर या वीर रघुवंशी के नाम लिखा जाएगा। वहीं पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर भी पुराना गुरूर और यकीन था। तभी होस्ट ने एनवलप खोला और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुस्कान जैसे जम सी गई थी। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। होस्ट ने खुद को संभालते हुए माइक पर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक चमत्कार हुआ है। एक ऐसे शख्सियत ने यह खिताब जीता है जिसने कुछ ही सालों में बिजनेस वर्ल्ड के सारे नियम पलट दिए हैं। भले ही वो मीडिया और लोगों से दूर रहते हों, लेकिन उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। उनका नाम उनके साम्राज्य जैसा ही ताकतवर है और उनकी साख उनकी कामयाबी जैसी ही खतरनाक। अभी भी पृथ्वी रघुवंशी को यही गुमान था कि होस्ट उनके ही बारे में बात कर रही है। होस्ट की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर ऑफ द अल्टीमेट एंड लीजेंडरी बिजनेस आइकन अवार्ड 2026 इज मिस्टर मृत्युंजय रनावत, उर्फ जिसे दुनिया एमजे के नाम से जानती है। एक पल के लिए पूरा हॉल सुन्न हो गया। रघुवंशी परिवार के चेहरे पर जमी मुस्कान पत्थर की हो गई। वहीं पृथ्वी रघुवंशी की आंखों में वह चमक पहली बार कापी और उनकी मुट्ठी अपने आप भींच गई। रघुवंशी साम्राज्य के सामने आज पहली बार यह नाम खुलकर खड़ा था जो पिछले 25 सालों से उनकी सबसे बड़ी परछाई बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अचानक हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। मंदिर की घंटियां अपने आप ही इतनी तेज बजने लगी जैसे किसी आने वाले महायुद्ध का शंखनाद हो रहा हो। और अब मिलते हैं इस कहानी के असली नायक मृत्युंजय रनावत से। वह अब भी मंदिर के गर्भगृह में ध्यानमग्न बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, मानो पल भर को बिजली सी चमक गई हो। उसकी आंखें गहरी काली थी, इतनी गहरी कि उनमें समंदर से भी बड़े रहस्य छिपे लगते थे। गेहुआ रंग, परफेक्ट जॉ लाइन, तीखे नैन नक्श और एक कान में हीरे का छोटा सा स्टड जो उसके डार्क और रहस्यमय लुक को और भी निखार रहा था। करीब 6 फुट 3 इंच की लंबी कद काठी, चौड़ा और फौलादी सीना और चेहरे पर हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी जो उसे और भी रफ और मैच्योर बना रही थी। उसके लंबे बाल पीछे की तरफ एक छोटी सी पोनी में बंधे हुए थे। पीठ पर बना नीले रंग का कोबरा टैटू उसकी खतरनाक शख्सियत की गवाही दे रही थी। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह एक सिर्फ बिजनेसमैन है। वह तो किसी शांत बैठे लेकिन भूखे शेर की तरह लग रहा था जो जब उठेगा तो तबाही तय है। कुल मिलाकर मृत्युंजय रनावत हर लड़की का ख्वाब है। पूजा संपन्न होने के बाद जैसे ही वह गर्भगृह से बाहर निकला, उसका बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अगस्त्या उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगस्त्या भी दिखने में बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है और साथ में पावरफुल भी। एमजे, गुड न्यूज़ है। जिस अवार्ड के लिए पृथ्वी रघुवंशी बेताब था
वह अब तुम्हारे नाम हो चुका है। तो क्या हम भोपाल चल रहे हैं? अगस्त्या ने मुस्कुराकर पूछा। मृत्युंजय के होठों पर एक रहस्यमयी सातिर मुस्कान आई। उसकी गहरी काली आंखों में हल्की सी चमक उभरी। एवार्ड पृथ्वी रघुवंशी के हाथों से मिलना है ना? तो वहां पहुंचने वाले लोग भी उसके स्टैंडर्ड के होने चाहिए। अगस्त्या समझ गया। अगले ही पल काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स ने पूरा इलाका घेर लिया। लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला मंदिर परिसर में दाखिल हुआ। उज्जैन के लोग दुनिया के इस नए बिजनेस टाइकून को देखने के लिए उमड़ पड़े। वहीं भोपाल में मीडिया और बिजनेस जगत की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हर कैमरा, हर निगाह सिर्फ एक ही नाम ढूंढ रही थी, मृत्युंजय रनावत। जिस शख्स को आज तक किसी ने खुलकर देखा नहीं था, उसे सामने देखने की बेचैनी अब सब्र की हद पार कर चुकी थी। सबने सिर्फ उसका नाम सुना था, उसकी ताकत के किस्से सुने थे और सबको यही उम्मीद थी कि जब यह अवार्ड उसे मिलेगा तो वह जरूर आएगा। ऑडिटोरियम में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। होस्ट बार बार उसका नाम अनाउंस कर रहा था। हर कैमरा गेट पर टिका था। तभी गेट पर एक शानदार कार आकर रुका। कार पर रनावत का खास सिंबल लगा हुआ था। बस फिर क्या था, मीडिया पागल सा होकर उधर दौड़ पड़ी। सब समझ गए मृत्युंजय रनावत आ चुका है। उसकी हर चीज एक सिंबल से पहचानी जाती थी। उसकी कार, उसका बिजनेस, उसकी पहचान, सब कुछ। कैमरे चमकने लगे। धीरे से कार का दरवाजा खुला और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही होस्ट की आवाज एक बार फिर ऑडिटोरियम में गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी टू से मिस्टर मृत्युंजय रनावत आज यहाँ मौजूद नहीं है। उनकी ओर से यह सम्मान उनकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस स्नेहा ग्रहण करेंगी। पूरा हॉल एक बार फिर से सन रह गया था। पृथ्वी रघुवंशी का चेहरा पत्थर का हो गया था। जिस चेहरे पर पल भर पहले शाही गुरूर था, वह अब अपमान की आग में झुलस रहा था। तभी ऑडिटोरियम के गेट से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। भड़कीला मेकअप, छोटे कपड़े, चाल में वो बनावटी लचक, जिसे देखकर महफिल में बैठे लोगों की भवें सिकुड़ गई। वह किसी कॉरपोरेट हाउस की सेक्रेटरी नहीं, बल्कि किसी क्लब से आई हुई लग रही थी। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। क्या ये मजाक है? ये है मृत्युंजय रनावत की सेक्रेटरी? यह तो किसी और ही दुनिया से लग रही है। वहीं पृथ्वी रघुवंशी को ऐसा लगा जिसे किसी ने भरे बाजार में उनके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। आज उन्हें उस लड़की के हाथ में ट्रॉफी थमानी थी, जिसे देखना भी वो अपनी तौहीन समझते हैं। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह रघुवंशी खानदान की इज्जत को कीचड़ में घसीटने जैसा था। सन्नाटे को चिरती स्नेहा की सैंडल की खटखट स्टेज तक पहुंची। उसने जानबूझकर पृथ्वी रघुवंशी के करीब जाकर उनके कोट को छुआ और उनके कान के पास अपनी फुअर हंसी बिखेरी। कैमरे तारातर फ्लैश चमका रहे थे। कल की हेडलाइन तय थी। बिजनेस टाइकून पृथ्वी रघुवंशी ने एक बाजारू औरत के सामने टेके घुटने। पृथ्वी के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, गुस्से से। उन्हें लग रहा था कि उस लड़की को छूते ही उनका अस्तित्व अपवित्र हो जाएगा, पर हजारों कैमरों के सामने वह मजबूर थे। इस बेबसी ने उनके साम्राज्य की नींव हिला दी थी। वहीं वीआईपी सेक्टर में बैठा रघुवंशी परिवार भी गुस्से से लाल हो रहा था। वीर और सौर्य की आंखें गुस्से से धधक रही थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उधर अपनी लग्जरी कार की पिछली सीट पर बैठे मृत्युंजय अपने लैपटॉप पर ऑडिटोरियम की लाइव फुटेज देख रहा था। स्क्रीन पर पृथ्वी रघुवंशी का चेहरा साफ दिख रहा था। जिस पर अब तक अकर और गुरूर राज करता था, आज वही चेहरा तिलमिलाहट और बेबसी से टूटा हुआ नजर आ रहा था। उसे देखते ही मृत्युंजय की आंखों में एक अजीब सी ठंडी संतुष्टि उतर आई। सामने की सीट पर बैठा अगस्त्या हल्की हंसी के साथ बोला, कमाल कर दिया एमजे, आज तो तूने पृथ्वी रघुवंशी का सारा घमंड एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। जो आदमी लोगों से हाथ मिलाने तक को अपनी शान का खिलाफ समझता है, आज वही मजबूरी में उस लड़की के हाथ में वो कीमती अवार्ड थमा रहा है। वह अवार्ड जो उसका सपना था, उसका और रघुवंशी परिवार का। अब देख उसका चेहरा, ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ 100 सांपों ने डस लिया हो। मृत्युंजय ने आराम से सिर सीट के हेडरेस्ट पर टिकाया, आंखें बंद की और ठंडी आवाज में बोला, यह तो सिर्फ झांकी है अगस्त्या। मृत्युंजय रनावत जब किसी को उसकी औकात याद दिलाता है
तो शब्द नहीं, उसका वजूद बोलता है। पृथ्वी रघुवंशी का सिर्फ गुरूर नहीं टूटेगा, उसका पूरा वजूद इस आग में स्वाहा होगा। अगस्त्या ने गहरी सांस ली और पूछा, पर एमजे, ये नफरत कब शांत होगी? मृत्युंजय ने धीरे से अपनी काली आंखें खोली। उन आंखों में नफरत की एक पुरानी ज्वाला जल रही थी। उसने भारी और धीमी आवाज में कहा, जब तक मैं उस अहंकारी सिर को अपने पैरों की धूल में नहीं देख लेता, तब तक ये रंजिश शांत नहीं होगी। शुरुआत हो चुकी है अगस्त्या, अब बारी है उसकी सबसे खूबसूरत प्यादे की। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी आई, जैसे किसी पुराने जख्म ने करवट ली हो। उसे नफरत से ज़्यादा इंतकाम की उस प्यास की परवाह थी जो 25 सालों से उसे सोने नहीं दे रही थी। वहीं इस रंजिश और राजनीति से मीलों दूर देहरादून की बर्फीली वादियों में बसे लॉ कॉलेज में माहौल कुछ और ही था। वहाँ की लड़कियाँ अपनी किताबों से ज़्यादा अपने मोबाइल स्क्रीन पर बिजी थी। उन्हें बिजनेस की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस उस रहस्यमयी नाम एमजे की एक झलक पाने के लिए बेताब थी, जिसका शोर उन्होंने अब तक सिर्फ सुना था। उन्हें यकीन था कि आज वो अवार्ड लेने जरूर आएगा। सबकी नज़रें मोबाइल और लैपटॉप पर टिकी थी, एक ऐसे चेहरे के इंतजार में जिसे अब तक दुनिया ने नहीं देखा था। वहीं कॉलेज के सामने एक तेज रफ्तार मॉडिफाइड और बेहद महंगी स्पोर्ट्स बाइक आकर रुकी। सबकी नज़रें उस पर थम गई। बाइक से उतरी एक लड़की जिसने एक स्टाइलिश क्रॉप टॉप पहना हुआ था और नीचे एंकल लेंथ की जीन्स। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा, उसके रेशमी बाल हवा में लहरा गए। यह थी हमारी कहानी की हीरोइन नैना रघुवंशी। उसकी आंखें किसी शांत झील की तरह बड़ी और खूबसूरत थी, जिसका रंग गहरा ग्रे था, होठ नेचुरली गुलाबी और दिलकश। उसकी गोरी रंगत दूध जैसी थी और हाइट 5 फुट 9 इंच। यह मोहतरमा इतनी खूबसूरत है कि किसी की भी नज़र उस पर टिक जाए। उसका फिगर भी ऐसा था कि लड़कियां भी उसे ईर्ष्या से देखने लगती, लेकिन उसकी इस बेमिसाल खूबसूरती और मासूम दिखाने वाली सूरत पर मत जाना। नैना जितनी खूबसूरत दिखती थी, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। यह दिमाग से बेहद तेज और शातिर है। कोई इन्हें मासूम समझने की गलती करे तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जैसे ही वह आगे बढ़ी, कॉलेज का पूरा माहौल बदल गया। हर लड़के की आंखें उस पर टिक गई, लेकिन नैना किसी की परवाह किए बिना अपने ही अंदाज में चली जा रही थी। उसकी चाल में एक प्रोफेशनल मॉडल सा कॉन्फिडेंस था। जब उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो हैरान रह गई। आज हर कोई अपने मोबाइल पर बिजी था। उसकी नज़रें अपनी बेस्ट फ्रेंड अदिति पर टिकी, जो अपनी मासूम खूबसूरती में खोई हुई मोबाइल चला रही थी। नैना के लिए अदिति अपनी जान भी दे सकती थी। नैना ने हल्के से सिर हिलाया और चुपचाप अदिति के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसकी मोबाइल स्क्रीन पर देखने लगी कि आखिर वह देख क्या रही है। जैसे ही अदिति को पीछे नैना की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने झट से मोबाइल बंद किया और मासूम निगाहों से देखते हुए हंसी। तू आ भी गई, मैं कब से तेरा ही वेट कर रही थी। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह रियली, तू मेरा इंतजार कर रही थी या मोबाइल पर बिजी थी? मुझे कॉलेज में आए 20 मिनट हो गए हैं और मैं 20 मिनट से तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, और तू मोबाइल में बिजी है? अदिति खिलखिलाकर हंस पड़ी। चल झूठी, तुझे क्या लगता है तू सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाती है तो मुझे भी बना सकती है? मुझे पता है तुझे आए हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए हैं, क्योंकि 20 मिनट पहले तो मैं खुद कॉलेज आई हूँ। नैना मुंह सिकुड़ते हुए बोली, अच्छा तो वैसे तू 20 मिनट से मोबाइल क्यों देख रही थी? याद है ना तुझे, आज लास्ट असाइनमेंट जमा करना है। चल अब चल के असाइनमेंट जमा करते हैं। और हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज ये लड़कियां मोबाइल में इतनी बिजी क्यों हो गई है? क्या सबने अपने बॉयफ्रेंड छोड़ दिए? अदिति ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा कीमती चीज़ पर इनकी नज़रें टिकी है, एमजे। नैना ने अपनी भवें सिकुड़ ली और बोली, व्हाट एमजे? कौन एमजे? अदिति बोली, रहने दे तू, तुझे तो लड़कों के नाम से भी एलर्जी होती है, तो फिर उनके बारे में क्या ही जानेगी? नैना ने अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, वॉट एवर। तभी अदिति ने नैना का हाथ पकड़ते हुए हैरानी से कहा, नैना, इतना बड़ा अवार्ड सेरेमनी था तेरे रघुवंशी परिवार का, और तू यहाँ देहरादून में बैठी है।
तुझे तो वहाँ होना चाहिए था। तुझे मालूम है, आज जितने भी बड़े अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें से ज़्यादातर तेरे ही परिवार ने जीते हैं। लेकिन अदिति ने थोड़ी ड्रामेटिक आवाज़ में कहा, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड था ना, द बिजनेस टाइकून अवार्ड, वो जिस इंसान ने जीता है। अदिति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नैना झुंझुलाकर बोली, शट अप अदिति, प्लीज़ मुझे बोर मत कर ये बिजनेस की बातें सुनाकर। ये कोई नई बात नहीं है। 20 सालों से इन अवार्ड्स पर रघुवंशी का ही हक है, और ऐसे भी तुझे पता है ना, मुझे बिजनेस और उससे जुड़ी किसी भी खबर में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। अब चल, पहले ये फाइल जमा करते हैं। अदिति ने एक ठंडी सांस ली और खड़ी हो गई। आखिर कब तक यूं ही बहाने देती रहेगी नैना? नैना के बढ़ते कदम अचानक थम गए। उसने एक चिढ़े हुए चेहरे के साथ अदिति की तरफ देखा तो वह झुंझुलाकर बोली, मुझे ऐसे मत देख। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। 18 साल हो गए हैं नैना, तू इस देहरादून से बाहर नहीं निकली है। कॉलेज, हॉस्टल, किताबें और ये पहाड़, यही तेरी दुनिया बन गई है। भोपाल जाने का यह सबसे अच्छा मौका था हमारे पास। नैना ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वह किसी पुराने दर्द को दबा रही हो। फिर उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तू हर रोज यही बात क्यों करती है अदिति? तू सच जानती है कि मैं तब तक भोपाल नहीं जा सकती जब तक दादाजी नहीं कहेंगे। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी देहरादून की सरहद पार नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरे परिवार को मुझे खुद से दूर क्यों रखना पड़ा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मॉम, भाई, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सब तो मुझसे मिलने यहाँ आते हैं। सिर्फ दादाजी नहीं आ पाते क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। नैना ने खुद को दिलासा देते हुए आगे कहा, और मैं कोई उस घर की पहली बेटी नहीं हूँ जो इतनी दूर बाहर हूँ। अभी दोनों की बात हो ही रही थी कि अचानक नैना के मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। उसने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर अपने भाई का नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। वीर भाई, उसने झट से कॉल उठा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मुझे अभी अभी अदिति से न्यूज़ मिली है कि इस बार तो पूरे अवार्ड्स हमारे ही परिवार ने लूट लिए, और मुझे पूरा यकीन है भाई, जो टॉप अवार्ड होगा वह तो या आपको मिला होगा या फिर सौर भाई को। फ़ोन के उस पार से वीर की आवाज़ आई, थोड़ी थकी हुई लेकिन प्यार से भरी। गुड़िया, कैसी हो? नैना तुरंत बोल पड़ी, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ भाई। आप लोग कैसे हैं? आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ। मॉम भी मिलने नहीं आई। आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं क्या? वीर हल्के से मुस्कुराया। अरे पगली, हम सब बहुत जल्दी मिलने आएंगे। तू अपना ख्याल रख और पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सारे फंक्शन वंक्शन हमारे लिए छोड़ दे। तेरा भाई है ना यहाँ सब संभालने के लिए। नैना ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे पूरा भरोसा है कि आप वहाँ सब संभाल लेंगे। और वैसे भी दादाजी तो आज बहुत खुश होंगे। वीर एक पल के लिए चुप हो गया। उसने पूरी बात नैना को नहीं बताई क्योंकि वो जानता था नैना बाहर से जितनी स्ट्रांग दिखती है, अंदर से उतनी ही अपने परिवार के लिए इमोशनल है। और वीर को यह भी मालूम था कि नैना को अभी तक उस अवार्ड सेरेमनी की असली सच्चाई नहीं मिली होगी, क्योंकि नैना कभी भी अपने परिवार के बिजनेस की दुनिया में झांकना ही नहीं चाहती थी। तभी नैना ने चहकते हुए पूछा, बोलिए ना भाई, आप चुप क्यों हो गए? वीर ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए बोला, हाँ गुड़िया, दादाजी बहुत खुश है। बस तू अपना ख्याल रखना, पढ़ाई पर ध्यान देना, और याद रखना तुझे देहरादून की सरहद से बाहर नहीं निकलना है। नैना के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। भाई, 18 साल से बस यही सुन रही हूँ। आपको पता है ना, मैंने दादाजी को वचन दिया है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। पर भाई, अब तो घर बुला लीजिए, बहुत याद आती है आप सबकी। वीर का दिल भर आया। वह जानता था कि नैना की उस हंसी के पीछे घर वापसी की कितनी तड़प छिपी है। उसने भारी आवाज़ में वादा किया, बहुत जल्द गुड़िया, बहुत जल्द तुम भोपाल आओगी। यह तुम्हारे भाई का वादा है। अब चलो, अपना ख्याल रखना। फ़ोन कट गया। नैना कुछ देर तक खामोश होकर फ़ोन को निहारती रही। उसकी आंखें हल्की सी नम थी, पर तभी सहेली अदिति की आवाज़ ने उसे हकीकत में खींच लिया। नैना ने आंखें मटकाते हुए बोली, अदिति, ऐसे मत घूर, डर लगता है मुझे। अदिति ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, जिससे पूरा कॉलेज डरता है उसे मुझसे डर लगता है।
अब चल असाइनमेंट जमा करते हैं। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गई। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी बेपरवाह हंसी हो सकती है। उधर भोपाल के उसी आलीशान ऑडिटोरियम में वीर ने फोन तो रख दिया था, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उसे एहसास भी नहीं था कि जिस मृत्युंजय रनावत ने आज पूरे रघुवंशी खानदान को सरेआम नीलाम किया, वह अपनी अगली चाल चल चुका है। वहीं मृत्युंजय की कार में एक लैपटॉप की स्क्रीन चमकती है। उस स्क्रीन पर कोई बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि नैना की एक लाइव फोटो थी, जो शायद अभी कुछ सेकंड पहले ही कॉलेज के बाहर खींची गई थी। मृत्युंजय ने उस फोटो पर अपनी उंगली फेरी और ठंडी आवाज में बुदबुदाया, वचन तुमने दिया था पृथ्वी रघुवंशी, और उसकी कीमत तुम्हारी यह मासूम पोती चुकाएगी। बहुत संभाल कर रखा है ना इसे दुनिया से छिपाकर, या यूं कहे कि मुझसे छिपाकर। अब देखो कैसे मैं इसे दुनिया के सामने सरेआम तरपाता हूँ। मृत्युंजय के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या है मृत्युंजय का इरादा नैना को लेकर, और क्या है रघुवंशी और रनावत के बीच की रंजिश? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।